ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लोगों के सामने। देखिए क्या कह रहा है। A player stops a football weighing 0.5 kg which comes flying towards him with a speed with a velocity of 10 meter per second. If the impact lasts for 1/50th of a second and the ball bounces back with a velocity of 15 meter per second, then the average force involved is. चलिए, तो क्या किया जाए? सर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन करके क्या मिलेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, एवरेज फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम पर ये टाइम। हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, अपने को देखना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम से अपन यहाँ पे चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो इम्पल्सिव फोर्स है और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स हो जाएगा F डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ से अपने को फोर्स मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। पहले निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। ठीक है, ठीक है, आंसर में भी यही दे रखा है 625, करेक्ट है। सो चेंज इन मोमेंटम आपको यहाँ से मिल जाएगा 0.5, तो मास हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे 15 - 10, ये आ गई चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से मिल गया आपको 0.5 × 5 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। आपको चाहिए फोर्स। हम जानते हैं सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से अपने को फोर्स मिल जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 1/50th ऑफ अ सेकंड, सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके, सो मैंने कहाँ गलती कर दी इसमें? सर ये वेलोसिटी एक नेगेटिव नहीं आएगी? बिल्कुल ठीक बात है, बाउंसेस बैक, ट्रू। सो अगर वेलोसिटी दोनों, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दूसरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो चेंज इन वेलोसिटी में दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से तो आपका ये आंसर आएगा 3.5, नहीं 25 × 0.5, सो हो जाएगा 12.5, और 12.5 × 50 जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर आपके पास आ जाएगा 625 न्यूटन्स। यस, बिल्कुल ठीक बात है। तो छोटी सी गलती से मेरा आंसर गलत हो गया। चेंज इन वेलोसिटी शुड बी ऐड हो जाएगा वहां पे, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर इज 625। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? 5000 kg रॉकेट है, वर्टिकल फायरिंग के लिए सेट किया हुआ है। एग्जॉस्ट स्पीड इसकी जो है वो 800 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना है, तो उसके लिए कितनी गैसेस आपको बाहर निकालनी पड़ेंगी? इजेक्टेड पर सेकंड, केजी पर सेकंड में सारे ऑप्शंस हैं। कैसा आएगा? मोहन तेरी आवाज सही नहीं आ रही, क्या कह रहा है? देखिए भैया, रॉकेट है, रॉकेट को ऊपर उड़ाना है विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको गिवन है। अब क्योंकि इसको ऊपर एक्सेलरेशन से लेके जाना है, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ये फोर्स ऐसा आना चाहिए जो ये एक्सेलरेशन तो प्रोवाइड करे ही, साथ में इसका जो वेट नीचे mg लग रहा है उसको भी काउंटर बैलेंस कर ले। तो बेसिकली जो फोर्स होना चाहिए
ये mg प्लस ma के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपको फोर्स मिल जाएगा, g पता है, a पता है, m पता है। तो फोर्स तो आपको मिल गया जो आपको ऊपर लगना चाहिए, वो फोर्स पता चल गया। लेकिन उस फोर्स को अब आपको रिलेट करना है अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड से। इसको कैसे रिलेट करोगे? तो सेकंड लॉ ऑफ, जो न्यूटन सेकंड लॉ है, वो इसको रिलेट कर सकता है। तो पहले बंद कर लेते हैं इसको जल्दी से। रॉकेट हो गया, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगना है, इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है। और हम जानते हैं कि भैया अगर मास इसका m है तो इस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए वो फोर्स ऐसा होना चाहिए कि F माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू ma, या फिर F इक्वल टू mg प्लस ma। तो यहाँ से आपको फोर्स मिल जाएगा। m दे रखा है 5000, g 10, a आपको दे रखा है 20। यहाँ से आपको मिल गया ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁴ न्यूटन्स। इतना आपको फोर्स लगाना है। अगर इतना फोर्स लगाना है तो ये फोर्स कौन देगा? ये फोर्स देगा जो गैसेस इजेक्ट होती हैं वो। जब गैसेस इजेक्ट होती हैं, जब गैसेस इजेक्ट होती हैं तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, बट मास लगातार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपने क्या करना पड़ेगा? दिस इज इक्वल टू F बाई वी इज इक्वल टू dm बाई dt। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है वो इधर ले आया, dm बाई dt अपने को कैलकुलेट करना है। सो dm बाई dt यहाँ से मिल जाएगा। फोर्स आपने अभी निकाल लिया 15 इंटू 10⁴। वेलोसिटी आपको दे रखी है यहाँ पे, कितनी से निकल रही है इजेक्शन वेलोसिटी? 800 मीटर पर सेकंड। कर देते हैं डिवाइड 800 को। सो आपका आंसर फाइनली यहाँ से मिल जाएगा कितना रहा है? ऑलमोस्ट 2 इंटू 10⁻² के आसपास का जो आंसर है वो मिलना चाहिए। सो 187 वाला आंसर मेरे को मिल जाना चाहिए, शायद यही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। हाँ, आंसर यही है, 187। ठीक है, 15/8 था, ऑलमोस्ट 2, तो 2 से थोड़ा सा कम वाला आंसर ये आपका आंसर हो गया 187 वाला। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है? यस नो? जल्दी बताएंगे भाई, क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे करना है? नेक्स्ट देखते हैं। मून तो क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मास m है, supported by a massless string wound around a uniform hollow cylinder। hollow cylinder दे रखा है, mass m, radius r का। If the string does not slip on the cylinder, with what acceleration will the mass release? ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, वैसे तो ये रोलिंग वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन कर सकते हैं तो करके बताएंगे जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन वाले इक्वेशन लगानी है, यहाँ पे आपको रोटेशन वाले इक्वेशन लगानी है। बताइए जल्दी से। एक्सेलरेशन नीचे मान लिया इसका a, तो मान लिया ये जो सिलेंडर है ये घूम रहा है अल्फा से, ऐसा कंसिडर कर लिया।
तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा आर अल्फा के बराबर, क्योंकि यहाँ स्लिप नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा के बराबर होना चाहिए। अब आपको इक्वेशंस लिखनी है। तो मान लीजिए यहाँ टेंशन टी लग रहा है, यहाँ एम जी लग रहा है, तो यहाँ भी टेंशन टी होगी और इसका टॉर्क यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। तो दो इक्वेशंस यहाँ पे बनेगी, एक तो बनेगी एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, ये तो हो गई इसके ट्रांसलेशन वाली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी इसके रोटेशन की इक्वेशन। तो रोटेशन वाली इक्वेशन कैसे बनाएंगे, टॉर्क वाली, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क किसका लगेगा, सो टॉर्क लगेगा यहाँ पे, ये टेंशन, ये आर, इनका टॉर्क लगेगा टी इंटू आर। सो टी इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई ये दे रखा है एक हॉलो सिलेंडर, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का आई सेम एज अ रिंग का सिलेंडर, क्योंकि रिंग को मिला मिला के आप हॉलो सिलेंडर बना सकते हो। सो रिंग का इज एम आर स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा एम आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह डाला जा सकता है ए बाई आर। अल्फा इज नथिंग बट ए बाई आर। सो यहां से आपको चीजें मिल गई। देखिए यहाँ से टी आपको मिल रहा है एम ए के बराबर, टी को एम ए आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एम ए, एम सारे कैंसिल हो गया, ए आ गया जी बाई टू के बराबर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ए इज इक्वल टू जी बाई टू। क्लियर। तो रोलिंग वाले क्वेश्चन बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, आपको दो इक्वेशंस बनानी होती है, एक ट्रांसलेशन की, दूसरी रोटेशन की। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एफ इक्वल टू एम ए, दो इक्वेशंस यहाँ पे लगाओ और आराम से सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, या तो v इक्वल टू ओमेगा लगेगा या a इक्वल टू अल्फा आर लगेगा। चलिए क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पक्का क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम वाला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। देखिए कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके यहाँ पे, समझ में आएंगे अभी फ्रिक्शन वाले। फ्लोर के साथ यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे काइनेटिक और स्टैटिक दोनों फ्रिक्शन दे रखे हैं। ऊपर वाले पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया है, जी दे रखा है। स्लैब का मतलब नीचे वाले बी ब्लॉक का आपसे पूछा गया है, बी का एक्सेलरेशन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। कैसे करेंगे? तो पहले ऊपर वाले को खींच के देखेंगे, फिर मैक्सिमम लगा तो फिर नीचे का भी साथ में मूव करेगा। अच्छा इसमें लगेगा ना मैक्सिमम फिर। हाँ, तो चेक करना पड़ेगा, चेक क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में मोशन है या नहीं। हाँ हाँ, तो वो चेक करो। है सर वो। हाँ, तो इन दोनों के बीच में मोशन है, जब मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ये आगे मूव करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, मास पता है, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा इसका। तो पहले चेक करते हैं इन दोनों के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन, ए एंड बी के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो हो सकता है। सर एफ सी मैक्स, आएगा। सी गलत है,
श्रेय क्या कह रहे हैं? F max is equal to 60 Newton. ओके, एफ मैक्स जो आया तेरा 60, ठीक है। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो तो ज्यादा है 100 न्यूटन से, मतलब ये मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। वो बताओ कितना है? एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू एन, और नॉर्मल यहाँ जो इन दोनों के बीच में है वो इस 10 kg की वजह से है, तो वो हो जाएगा 10 g। म्यू ऐसा आपको दे रखा है यहाँ पे 0.6 इंटू 10 इंटू जी, ये हो गया आपके पास 6 जी, और जी की वैल्यू 9.8 है। आप 10 भी ले लो तो भी अपने को पता है कि दिस इज लेस देन 100। लेस देन 100 है तो यहाँ पे मोशन होगा, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे अब देखना पड़ेगा। तो एफ काइनेटिक होता है म्यू काइनेटिक इनटू अगेन एन, एन तो वही है सेम 10 इन जी, तो यहाँ से आपके पास आंसर जाएगा म्यू के आपको दे रखा है इस बार 0.40, तो 0.40 इंटू 10 इंटू जी, ये मिलेगा आपको 4g के बराबर। दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से, जैसे अगर हम बात करें तो क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो इसी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से आगे चलेगा, एफ के इससे आगे चलेगा और इस पे एफ के पीछे की तरफ लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल चुकी है, यहाँ से अपने को निकालना है इसका एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन बाय मास ऑफ ब्लॉक बी, दिस इज 4g डिवाइड बाय 40, सो आंसर इज g by 10। g by 10, यहाँ पे g आपको 9.8 लेने को बोल रखा है, सो आंसर शुड बी 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मून, कहाँ गलती की तूने? यस सर। कहाँ गलती की? तो फ्रिक्शन में शायद कुछ गलती हो गई थी। चेक कर, गलती समझनी बहुत जरूरी है। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है तो बहुत ही गलत बात है। कैलकुलेशन मिस्टेक करना इज वर्स्ट काइंड ऑफ, मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना हिसाब है। तुम आते हुए क्वेश्चन गलत करके आओगे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो। नेक्स्ट देखो, अगर दिख नहीं रहा है तो ये m है, ये m है, ये √2m है, एंड ये हाफ एंगल थीटा है, दिस हाफ एंगल इज थीटा। सब कुछ स्मूथ है, नेग्लिजिबल मासेस हैं पुली और स्ट्रिंग के। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, आसान है बता दो। इक्विलिब्रियम में रहना है सिस्टम को, कितना होना चाहिए थीटा? बीच वाला √2m है ना? हाँ √2m है वो। तो इधर हो जाएगा इसका √2mg, इधर इसका mg, तो 45। का mg, आंसर इज 45। ठीक है, तो यहाँ जो टेंशन लग रहा होगा, ये टेंशन अपन आराम से बता सकते हैं, दिस टेंशन इज आल्सो इक्वल टू mg। ये टेंशन यहाँ पे ऐसी लग रही है, टेंशन की वैल्यू mg है, और इसको इसको यहाँ पे अगर अपन कंपोनेंट्स लेंगे तो t cos थीटा इधर से आएगा, और ये जो टेंशन है इसका भी कंपोनेंट इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा। t इक्वल टू mg पता है, सो 2t cos थीटा नीचे √2mg को ये बैलेंस करेगा। t की जगह mg पुट करता हूँ, mg mg कैंसिल हो जाएंगे, सो 2 cos थीटा इज इक्वल टू √2, क्योंकि t इक्वल टू mg है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
यहाँ से आपको आया cos थीटा इक्वल टू 1/√2 या थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। खत्म बात, आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा इक्विलिब्रियम का है। फोर्सेस बनाओ, इक्विलिब्रियम देखो, सॉल्व करो। नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए आप इसमें, a satellite in a force free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate of this, the acceleration of satellite is। पहले तो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, फिर बताओ। सैटेलाइट है, फोर्स फ्री स्पेस है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई और तरह का फोर्स नहीं है। वो स्वीप कर रही है स्टेशनरी, क्या कह रहा है? तो ये स्वीप्स इंटर स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी मतलब क्या है? देख वहां पे डस्ट है बेसिकली, आप इसको ऐसा ही मान सकते हो कि गैसेस हैं और उन गैसेस को वो स्वीप कर रही है, मतलब जैसे पोछा लगाते हैं वैसे चल रहा है। तो स्टेशनरी जो डस्ट है, अगर उस पर जाके कोई टकराएगा तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो वो यहाँ पे पूछा गया है कि कितना फोर्स होगा। रेट दे रखा है कि dm/dt वहां पे प्रोवाइडेड है आपको। आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो सी ऑप्शन थर्ड वाला। नहीं, गलत है, थर्ड गलत है। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो क्या किया तूने दीपांशु? सर F इज इक्वल्स टू ddt बाय mv होगा, उसमें अपने वो F इज इक्वल टू ddt बाय m इंटू v, मतलब उसमें फिर अपने को दोनों कांस्टेंट नहीं है तो स्प्लिट अप करना पड़ेगा चेन ठीक रूल है, से, और f इक्वल टू 0 है। ठीक है। इसका आंसर F0 कहाँ से आया? सर दिया है ना फोर्स फ्री स्पेस। तो एक्सेलरेशन तो आ रहा है भैया, एक्सेलरेशन है तो फोर्स 0 कैसे हो सकता है? कोई और फोर्स नहीं है, पर इन दोनों के बीच का फोर्स तो होगा ना। अगर तू सैटेलाइट की बात कर रहा है तो सैटेलाइट पे ये डस्ट पार्टिकल्स तो फोर्स लगाएंगे ना। नेट फोर्स अगर पूरे सिस्टम पे देखता है तो 0 मिलेगा। जितना फोर्स सैटेलाइट पे लग रहा है उतना डस्ट पार्टिकल पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों पे मिला के 0 नेट फोर्स सिस्टम पे। बट एक ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स है, तभी एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके काम कर सकते हैं, जैसा ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आप एक रॉकेट के केस में करते हैं। तो बस आपको करना वही, तूने अपना तरीका ठीक लगाया था। F इक्वल टू d/dt ऑफ mv, ऐसा होता है। सो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये आके टकरा रहे हैं इस पे, सो d/dt वेलोसिटी बाहर ले सकते हैं, d/dt ऑफ m ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, और dm/dt आपको यहाँ प्रोवाइडेड है अल्फा, सो ये हो जाएगा v इंटू अल्फा v। So this is alpha into v square, this is the force। और अगर अपने को चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज बाय मास कर सकते हैं। तो कैपिटल M आपका आ जाएगा, यहाँ पे मास दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग लिखा जा सकता है। हालांकि यहाँ कुछ चीजें मिसिंग है इस पूरे क्वेश्चन में, जैसे कैपिटल M इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, ये देना चाहिए था, या फिर ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ये देना चाहिए था। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, अधूरा क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, उसके हिसाब से आप रॉकेट के हिसाब से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। माइनस साइन डिपिक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। मंकी डिसेंडिंग, नीचे उतर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। तो मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि वो विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच नीचे स्लाइड कर सके? क्वेश्चन पढ़ते ही क्या चमका, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए? दो फोर्स ऊपर लगता है। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या आएगा।
G/4. सर G/4 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, G/4 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। सीधा सीधा सा हिसाब है कि जब ये बंदर यहाँ से उतरने की कोशिश कर रहा होगा इस तरीके से, तो इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ए, तो सूडो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ। हम ट्री पे देख सकते हैं इसका mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो बेसिकली बात ये हो गई कि सारी चीजें मिला के आप इक्वेशन जो लिखेंगे वो सीधा सीधा लिख सकते हैं। टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, mg नीचे। इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी आपके पास mg माइनस ma इक्वल टू t। सूडो फोर्स ऊपर लगेगा ma के बराबर, mg नीचे लग रहा है, ये टेंशन के बराबर होना चाहिए। और टेंशन आपको दे रखा है 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ये। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। आपको एक्सेलरेशन चाहिए था, एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज mg माइनस t इक्वल टू ma, mg माइनस 75% मतलब 0.75 ऑफ mg इक्वल टू ma। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 1 माइनस 0.75 इज 0.25, 0.25 इज 1/4, सो आंसर आ जाएगा G/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लैंक और बॉक्स दे रखा है, gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip. ये कौन सा एंगल कहलाता है? जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हैं और ये स्टार्ट टू स्लिप, कौन सा एंगल कहते थे इसको? एंगल ऑफ रिपोज। बिल्कुल ठीक बात है। कितनी वैल्यू होती थी इसकी? tan theta. tan theta equal to what? Mu. Mu s, static friction। हाँ mu s. तो tan theta equal to mu s, और यहाँ पे थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू mu s। तो यहाँ से mu s आपको मिल गया 1/√3। एक चीज, फिर आगे पढ़ते हैं। एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकंड। ठीक है, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे दिया। तो इधर जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है। The coefficient of static and kinetic frictions between the box and the plank will be, so ये तो पता चल गया। static friction तो 1/√3 है, 1/√3 is approximately 0.6, जैसे 0.577 होता है, this is 0.576। तो सीधा आप बता सकते हो क्या आंसर आना चाहिए बिना सॉल्व किए? ए ऑप्शन। ए आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। बस ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली कम होता है इससे, स्टैटिक से, तो आंसर शुड बी ए। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? सर वही उसके अंदर काइनेटिक मतलब क्या बोलते हैं, s is equal to ut plus half at square से। हाँ, तो एक्सेलरेशन जब लिखोगे तो एक्सेलरेशन क्या लिख लोगे? इसका g sin थीटा इस तरफ लग रहा है, और ऊपर इस पे फ्रिक्शन लगेगा, उसका जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है म्यू के जी कॉस थीटा, क्योंकि n आएगा mg cos थीटा, फ्रिक्शन आता है म्यू इनटू n, सो वहां से उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू जी cos थीटा। सो नेट एक्सेलरेशन जो इसका नीचे की तरफ होगा वो होगा g sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा, और थीटा आपको 30 डिग्री यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू sin 30 इज हाफ, तो g/2 माइनस म्यू के, और ये होता है √3/2। ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन
अब आप लगा सकते हैं इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u 0 है क्योंकि स्टार्ट टू स्लाइड बोला गया है, स्टार्ट हो रहा है तो 0। 4 मीटर इन 4 सेकेंड्स, तो 4 इज इक्वल टू हाफ ए रहा g बाई 2 माइनस म्यू के रूट 3 बाई, उल्टा लिख लिया, रूट 3 बाई 2 इंटू जी। ये हो गया एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे g आपको पता है और आपको पूछा गया है म्यू के, तो सारी चीजें अब यहाँ से सॉल्व की जा सकती हैं। सो म्यू के आंसर आपको मिलेगा यहाँ से 0.5 के बराबर। ठीक है, फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे तो म्यू के यहाँ से मिलेगा आपको 0.9 बाय रूट 3, 0.9 बाय रूट 3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.5। नेक्स्ट देखते हैं। A car having a mass of 1000 kg is moving at a speed of 30 meters per second. Brakes are applied to bring the car to rest. ठीक है, the frictional force between the tires and the road, so the car will come. अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है, तो करना है आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ यार, इसमें तो कुछ है भी नहीं। फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, एक्सेलरेशन मिल गया 5, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड 0 है, टाइम पूछा है, v इक्वल टू वेलोसिटी लगाना है। नेक्स्ट करते हैं। सर डी ऑप्शन 0। हाँ ठीक है, आंसर 0 है इसका, बिल्कुल ठीक है। कैसे किया श्रेय? दोनों तरफ फोर्स इक्वल, मतलब फोर्स कैलकुलेट करके। तो बराबर मिल गया फोर्स। हाँ मतलब दोनों तरफ mg का फोर्स जितना भी नीचे की तरफ हो रहा था, ठीक फ्रिक्शनल है, फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करके। ठीक है, ऐसे ही करना है। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं इसका जो इस तरफ फोर्स लगेगा, मैं इसको डायग्राम को जूम कर लेता हूँ। यहाँ जो फोर्स लगेगा ये लगेगा mg sin थीटा, sin 45 इज 1 बाय रूट 2, सो mg बाय रूट 2 इस डायरेक्शन का फोर्स हो गया। ऐसे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 2 mg बाय रूट 2, ये इस डायरेक्शन का फोर्स हो गया। ऊपर इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है, इधर भी इस पे टेंशन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन यहाँ पे लगेंगे। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपने को दे रखा है, ए और वेज के साथ जो है वो 2/3 है, और बी और जो वेज के साथ है वो 1/3 है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू एन, एन होता है mg cos थीटा, अगेन mg बाई रूट 2 फॉर ए। तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगने वाला है पीछे वो इधर बताता हूँ, यहाँ जो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। म्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 2/3, सो 2/3 mg बाई रूट 2, और यहाँ जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने वाला है इस डायरेक्शन में, यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन लगेगा 2 mg बाय रूट 2 इंटू यहाँ का कोएफिशिएंट दे रखा है 1/√3, सॉरी 1/3। तो ये आपके आगे टोटल फ्रिक्शन और टोटल मास फोर्सेस। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है कि आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, दिस कंप्लीट इज अ वन सिस्टम। तो सिस्टम अगर ऐसा है, इस पूरे को आप यहाँ रख लीजिए इस तरीके से, एक आपने फ्लोर पे रख लिया, आप इधर भी कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे भी फ्रिक्शन लग रहा है,
अब देख लो भैया कि जो चलाने वाले फोर्सेस हैं क्या वो नेट सिस्टम को ओवरकम कर पा रहे हैं, नेट फ्रिक्शन को ओवरकम कर पा रहे हैं। अगर कर पाएंगे तो चलेगा, नहीं कर पाएंगे तो नहीं चलेगा। तो जो चलाने वाले फोर्सेस हैं वो क्या क्या है, इस तरफ लग रहा है 2mg/√2, इस तरफ लग रहा है mg/√2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट फोर्स जो चलाने वाला आएगा वो आएगा mg/√2, दिस माइनस दिस, this minus this. This is the net driving force. So mg/√2 is the net driving force. अच्छा, रोकने वाले फोर्सेस कौन कौन है, ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन, ये दोनों इस मोशन को रोकेंगे। और मोशन जब फ्रिक्शन रोकता है तो हमेशा सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि ये इधर नीचे लेके जाएगा एक्सेलरेशन a के साथ, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। दोनों ही अपोज कर रहे हैं इस पूरे मोशन को, मतलब फ्रिक्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो फ्रिक्शन जब ऐड होंगे तो यहाँ पे आएगा 2/3 और यहाँ पे आ रहा है 1/3, दोनों मिलके हो गया 1। अच्छा, चलो 2/3 और 2/3 ले लेते हैं। 2/3 and 2/3 is 4/3, 4/3 mg/√2 which is more than 1। जो नेट फ्रिक्शन आ रहा है आपके पास इन दोनों को ऐड करके, तो वो आ रहा है आपके पास 4/3 mg/√2। ये आपका है नेट फ्रिक्शन। 4/3 इज मोर देन 1, तो मतलब फ्रिक्शन जो है वो इससे ज्यादा है। जब फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा है तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपका आंसर शुड बी कि इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। सो आंसर इज 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का आसान सा तरीका यही होता है कि आप इस पूरे को उस वेज से उठा लो, जमीन पे रख दो, देख लो नेट फोर्सेस ड्राइविंग कौन कौन से हैं। इस तरफ mg का कंपोनेंट, इधर भी mg का कंपोनेंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप चलता हुआ उसको मानते हो तो फ्रिक्शन उस पूरे मोशन को अपोज करेगा, मतलब दोनों के फ्रिक्शन ऐड हो जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए कि नेट ड्राइविंग फोर्स और नेट फ्रिक्शन, अगर ड्राइविंग फोर्स बड़ा है तो चलेगा, चलेगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर नहीं चल रहा, फ्रिक्शन बड़ा है, तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। इसका सीधा सा तरीका ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कल टेस्ट दिया क्या, जो मनन सर ने ग्रुप में मैसेज डाले थे कि आपको वीएमसी टेस्ट देने हैं? यस सर। Yes. तो क्या परफॉर्मेंस रहा दीपांशु? सर 178 है, नहीं 173। अच्छा, ओके। और श्रेय? 355 11th के पोर्शन का और एक और 11th और 12th फुल पोर्शन टेस्ट जिसमें 418। अच्छा, ठीक है। इंक्रीज कर सकते हो, अभी तुम लोग इंक्रीज करने की जरूरत है दोनों को ही, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइडेंटिफाई किया मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो रही हैं? हाँ, हाँ ठीक है, तो उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो।